नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं अंकुर छपराना आप सभी का मेंटोर जी के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी ठीक ठाक से। और आप बताइए कैसे हैं। आपको कोई डाउट हो तो उसे आप पहली बात तो कमेंट में पूछ लिया करो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पहले देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो आप कमेंट में कर दो, कमेंट में डायरेक्ट आंसर मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ डिस्कशन होता रहता है इन चीज़ों पर। जो मेरी क्लास होती है वहाँ वो अवेलेबल होती है, तो उसमें जो भी डाउट होता है वहाँ उस टाइम क्लियर हो जाता है। वहाँ कोई डाउट होता है मैं पर्सनली उसको मैसेज करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर रहे हो तो वहाँ भी। बाकी जो हमारे बच्चे ऑफलाइन के हैं या वैसे हैं, उनको सभी के ऑन क्लास में ही डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं। और कोशिश ये रहती है कि कोई डाउट बचे ना। आपकी तरफ से जो सवाल सब बनने की संभावना है, जो आपकी पॉसिबिलिटी है, वो मैं अपनी तरफ से बना के, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं या हम भी पढ़े हैं, हमें पता होता है ना कहाँ डाउट है, तो मैं उसको करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो उसी क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कभी भी ये सवाल बचे, कोई सवाल बचे, तो उस आप कमेंट सेक्शन में पूछना, जो जवाब होगा वो मेरी तरफ से ही होगा डायरेक्टली, किसी अन्यथा किसी के द्वारा नहीं होगा। कोई टेक्निकल टीम या कोई वैसा ट्विटर वगैरह किसी के द्वारा नहीं होगा, डायरेक्ट मेरे द्वारा होगा। और अगर आपको वहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर लो, उसमें आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो या ग्रुप में भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियाँ चल रही थी, लास्ट क्लास में 9वीं अनुसूची पढ़ी। क्या पढ़ी थी आपको सबको पता है। 9वीं अनुसूची काफ़ी ईजी वे में बताई है मैंने, और मुझे लगता है आपको उस चीज़ से यार कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो 9वीं जो अनुसूची थी ना, 9 सरकार ने बनाई कौन सा संविधान संशोधन से। पहली बात, पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहली बार किताब खुली थी भारतीय संविधान की जिसमें संशोधन हुआ। कब? 1951 में। वो किताब खुलने के बाद भारत सरकार ने इसमें 9वीं अनुसूची नाम का एक डिब्बा बना दिया। इस 9वीं अनुसूची में बोला कि जो भी सरकार कानून बनाएगी वो कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिए हमने, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे सकती, या न्यायपालिका उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, या कोई फैसला नहीं कर सकती, या उसको रद्द भी नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती है। इसको नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने ये नियम, ये जो अनुसूची बनाई थी, 2 अनुच्छेद भी जोड़े और उनमें साफ साफ लिख दिया कि अगर कोई काम, अनुच्छेद 31 से 31 भी कि 31 में लिखा था, अगर कोई काम भारत सरकार लोक कल्याण के लिए करे तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट कि उसमें किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, पहली बात। और 31वें के बी में ये लिख दिया कि उसमें बना हुआ लिखा हुआ कोई कानून अगर हम 9वीं सूची में डाल दें तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो गई भाई। सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ केस ढूंढता रहा कैसे इस चीज़ को अपने से बाहर निकला जाए, शक्तियों को वापस लाया जाए। फिर एक केस आया 1973 में, कौन सा केस? अनंत भारती केस। उस केस से जजमेंट से ये निकला कंक्लूजन कि वहां से एक संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत दिखा। मूल ढांचे का संविधान का को जो एक विषय निकला, और ये टॉपिक बाहर आया निकल के, ये हमारे जो पद्धति है बाहर आई, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इस नाम की। इसमें साफ साफ लिखा कि कोई भी सरकार कानून बना सकती है, उसे पावर है, लेकिन इसके दायरे में, इससे बाहर नहीं, इसके खिलाफ नहीं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं बताई सरकार ने, इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं बताई है अभी भी कि मूल ढांचा क्या डेफिनेशन है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या आती है, कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये बता दिया मूल ढांचा है भाई, ये बात खत्म, ये हमें को पता है, बस हम ही की माया हम ही को पता है। बोलते हैं ना ये वाली बात कि हमारा संघर्ष हम ही को पता है, ये खराब हुए दिन हम ही को पता है, लोग क्या जाने कितना संघर्ष किया है, ये जो आग के दिए या सूरज की किरण पिए हैं ये भी हम ही को पता है। ये सिर्फ मूल ढांचे का सिद्धांत हमारे सुप्रीम कोर्ट को ही पता है, उन्होंने बोल दिया। तो मूल ढांचे में क्या लिखा है कि इसके बाद कोई भी फैसला या कोई भी संविधान संशोधन सरकार करेगी, पहली बात तो इसके अंदर रह के, दायरे में रह के करेगी। इसके खिलाफ गया तो कानून रद्द, संविधान संशोधन रद्द। दूसरा, उसने कानून बनाकर इसमें डाल दिया तो भी इसके बाद भी ये कैंसिल हो सकता है, इसकी भी न्याय समीक्षा या न्याय जो जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। तो फिर ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई। तो अनुसूची 9 ये थी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं भाई अगली अनुसूची, कौन सी? 10वीं।
10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची है भाई हमारी दल बदल विरोधी कानून। दल बदल समझते हो ना आप? दल का मतलब होता है एक पाले से दूसरे पाले में जाना। जो सबसे ज़्यादा, सबसे खूब तरह से, सबसे साफ तरीके से, सबसे सुंदर तरीके से करते हैं हमारे कौन? नेता लोग। और ये उन्हीं के लिए कानून आया था, ये उन्हीं के लिए ही कानून बनाया था, जिसको हम दल बदल कानून बोलते हैं। एक क्वेश्चन बन गया कि 10वें से जो हमारी अनुसूची उसमें क्या, कौन सा विषय है या कौन सी चीज़ है उसमें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें हमारा दल बदल के विरोध से कानून या दल बदल के लिए जो बनाए हुए कानून है, वो सारे प्रावधान हमारे 9वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है उसके बॉक्स में है या 10वीं अनुसूची के अंदर है। ये अनुसूची जो हमारी जोड़ी गई, ये हमारी जोड़ी गई जब हमने अपनी किताब संविधान की 52वीं बार खोली, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 हमने किया, सरकार ने मतलब, और उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी और उसमें बोला कि ये जो दल बदल होता है ना, इनके लिए एक कानून बनाएंगे। और वो कानून क्या है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि वो कानून क्या है। और इस तरीके से बताऊंगा कि बहुत डीपली आपको बता दूंगा, साथ के साथ आपको याद हो जाएगा और टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, इस तरीके से बता दूंगा आज मैं आपको, ठीक है। देखो, मान लिया हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं। यूपी में मान लीजिए फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी मान लीजिए आप किसकी, मायावती की मान लीजिए बीएसपी, सबका सम्मान है। टोटल हमारी 100 सीटें हैं, 100 सीटें आनी है हमारी। 49 सीटें हमारी आई बीजेपी के पास, 49 हमारी आई कांग्रेस के पास, और 2 आ गई हमारी बीएसपी के पास। अब मुझको ये बताओ कि यहां सरकार किसकी बनेगी? बता सकते हो कि यहां सरकार किसकी बनेगी? कौन सी पार्टी की यहां सरकार बनेगी? कुछ पता है? नहीं पता है, क्योंकि सरकार बनने के लिए 50% प्लस 1 इतनी वोट होनी चाहिए। मतलब 100 में से 50% कितना? 100 का 50 प्लस 1 51। जिसके पास 51 एमएलए होंगे उसकी सरकार बनेगी यहाँ, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ। अब 51 में से किसके पास है? ना तो इसके पास है, ना इसके पास है, ना इसके पास है। तो इसमें क्या होगा? इसमें यह हो सकता है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस का तो बहुत बड़ा विपक्ष बैठा है, ये तो आपस में गठबंधन करने से गए। ये बीएसपी के 2 लोग अगर बीजेपी में मिल जाएं तो क्या होगा? तो भैया 51 सीटें होगी और मुख्यमंत्री हमारे सीएम कौन हो गए? सीएम हो गए हमारे योगी जी। मान लीजिए योगी जी हमारे सीएम हो गए, 51 सीट हो गई, सत्ता में आ गए। इनसे ये हमारे जो इसके बीएसपी के नेता थे, इनसे बीजेपी वाले ने बोला भाई 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी देंगे, बंगला देंगे और तुम्हें कुछ ना कुछ मंत्री पद दे देंगे। इन्होंने सोचा ठीक है यार, बीएसपी में क्या रखा है, मायावती में क्या रखा है, वो तो कहीं पता ही नहीं है उसका, तो उसमें चलते हैं बीजेपी में। यहाँ से छोड़ा और बीजेपी में जा मिले, दल बदल लिया। पहले इस दल के थे, अब उस दल के हो गए, बीजेपी के हो गए। बीजेपी में ये मिलते नहीं, सरकार बना ली। अब कुछ दिन बाद कांग्रेस के कीड़े उठा, कांग्रेस ने कही भाई 2-2 करोड़ रुपया देंगे, 2 गाड़ी फॉर्च्यूनर देंगे और मंत्री पद थोड़ा ऊपर वाला देंगे, बढ़िया मंत्री पद देंगे, जैसे गृह मंत्रालय दे देंगे हम राज्य में, या कोई और परिवहन मंत्रालय, कुछ भी दे देंगे हम, ठीक है। अब ये बाबूजी 2 इधर से जो यहाँ गए थे, ये वापस अपने कहाँ गए? ये आ गए अपना कांग्रेस में। अब कांग्रेस ने भैया 51 सीटें हो गई। अब कांग्रेस का अपना सीएम बन गया, मान लिया सचिन पायलट बन गया, सचिन पायलट साहब। अब 6 महीने तो रह गए योगी जी, 3 महीने रह गए सचिन पायलट जी। अब बीजेपी का फिर सत्ता में पार्टी, वैसे बता रहा हूं मैं करंट में, फिर बीजेपी के पास, पार्टी के पास पैसा आया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई, 10 करोड़ रुपया देंगे, फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर छोड़ो और बड़ी गाड़ी देंगे,
मर्सिडीज वगैरह देंगे, डिफेंडर वगैरह देंगे, 2 डिफेंडर देंगे। ओ भैया तुम्हें एक में से किसी को उप मुख्यमंत्री का पद भी दे देंगे, वाइस सीएम बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे। इन्होंने यहाँ से अपना झोला उठाया, यहाँ से कांग्रेस से, और फिर दोबारा से अपना बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी की सरकार बन गई। तो यार इसमें दिक्कत किसको होती? दिक्कत तो कहीं ना कहीं इसमें जो राज्य के हित के बात थे या कानून थे या काम होना था उनको आहत हुई है, वो काम रुके हैं, रुकावट आई है उनमें। रुकावट तो आनी थी। मान लीजिए जब ये सरकार बीजेपी की सत्ता में आई थी, यहाँ पे गठबंधन करके या वैसे सत्ता में आई थी, तो इसने कुछ ना कुछ 6 अपने महीने में जितनी है ये योजना बनाई होंगी, कुछ जब योजनाएं बनाई होंगी तो उन पे काम किया होगा। अब काम कितना हुआ? सिर्फ 6 महीने। 6 महीने बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए, उनकी सरकार चली गई। इन्होंने 3 महीने काम किया, 3 महीने में इन्होंने कुछ काम किए होंगे, चालू किए होंगे, वो बीच में रुक गए, तो दोबारा मतलब इतनी ज़्यादा व्यवस्था हो गई थी, इतनी ज़्यादा जो है मामला ख़राब हो गया था कि सरकार का काम सही से चल नहीं रहा था। तो भैया सरकार ने क्या किया, संसद ने क्या किया, हमारे ने संविधान में संशोधन किया, 52वां संविधान संशोधन किया 1985 में। उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी और उसमें बोल दिया कि जो भी आदमी जाएगा ना, जो भी आदमी जाएगा वो अकेला नहीं या दो नहीं जाएंगे, वो कम से कम 1/3। जैसे बीजेपी में इन्हें जाने के बाद 51 लोग थे ना, तो इसके 1/3 कितने बैठे हैं? इसे अगर हम काटेंगे तो 3 7 21 17 कि 17 लोग एक साथ जाएंगे तो आपको अलाउ है, आपको परमिशन है कि दूसरी पार्टी में जाकर विलय कर लो आप, या दूसरी पार्टी में जाकर हाथ मिला लो। लेकिन अगर 17 से एक भी कम हुआ, अगर 16 हुए, तो आप जो एमएलए एमएलसी हो ना, एमएलए हो या एमएलसी हो, तुरंत आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपकी मान्यता छीन ली जाएगी, आप आम नागरिक हो जाओगे, एमएलए पद एमएलसी पद सब छीन लिए जाएंगे। ये कानून बना लिया कि कम से कम 1/3 लोग का ट्रांसफर होगा, 1-2 का नहीं होगा। तो संसद को लगाना कि यार 1/3 तो बहुत हो जाएंगे, फिर ऐसे नहीं जा सकते, फिर वे टिके रहेंगे, इससे कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन इससे और मामला बिगड़ गया। अब यहाँ तो जब 1-2 लोगों की बात थी, यहाँ तो अब क्या मामला हुआ, यहाँ जो भैया पूरी बस की बस, भाई 17 लोग हुए या कितने भी हुए, मान ली मैंने 200 सीट का 100 सीट का एग्जाम्पल लिया, उसमें 17 निकले हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बस खरीदने लगे दूसरी पार्टी वाले, तो ये भी दल बदल के उसमें आ गई यार, ये तो फिर वही बात हो गई। फिर दोबारा जो है संशोधन किया, और उसमें क्या किया, वो संशोधन किया हमारा 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन किया। 51वां संविधान संशोधन में क्या करा कि ये जो हमारे 1/3 से हटाकर अब हमारे होंगे 2/3। 51वां संविधान संशोधन हमारा 2003 में करके ये बोला कि 1/3 सदस्य ना होकर 2/3 सदस्य अगर जाए तो वो कानून की तरफ से बिल्कुल मान्य है, वरना उससे कम हुए तो अमान्य हो जाएंगे वो। तो मान लीजिए जैसे यहाँ से हमारे 51 लोग थे वो बीजेपी में, 51वां का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो 17 ही है, 17 दूनी 34। अगर 34 कैंडिडेट, 34 एमएलए एमएलसी अगर दूसरी पार्टी में जाके विलय कर रहे हैं तो वो कानून की तरफ से ठीक है, अगर उससे कम हुए तो उनका पद खत्म। अब ये जाके बहुत बढ़िया हुआ है, ये जाके बहुत ठीक हुआ है। तो इसके बाद से और आज तक ये कानून हमारा लागू है, और इसी के खिलाफ हमारा, इसी के अनुसार हमारा देश चल रहा है, इसी को लेके हमारा इतने दल बदल नहीं हो रहे हैं। वरना जब 2 थे ना वो ये, तब तो ये कहते थे गया राम आया राम करके, कि गए राम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से आए, गया राम आया राम करके कानून का नाम रख दिया था जब तो, ठीक है। लेकिन अब ये है, और अब का कानून यही है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो रही हैं जो मैं तुम्हें समझानी चाह रहा हूँ। देखो, आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा, वरना क्या समझाया मैंने, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, अगर ये गठबंधन कर लें, गठबंधन, तो ये कानून लागू नहीं होगा उन पे, मतलब उनकी मान्यता नहीं जाएगी। गठबंधन में क्या है कि जो बीजेपी के सदस्य हैं, जो बीजेपी के सदस्य हैं वो हैं तो बीजेपी में ही,
वो जो कांग्रेस सदस्य हैं वो हैं तो कांग्रेस में ही, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया या दल नहीं बदला अपना, लेकिन वो एक साथ जुड़ के सरकार चला रहे हैं, तो उन्हें किसी भी चीज से इस्तीफा देने की या उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, एक बात। या अगर तुम्हें दूसरी तरह से देखना है कि अगर बीएसपी के वे 2 लोग यहां से जो गए हैं वो एमएलए थे, यहां पर एमएलए थे वो बीएसपी से, एमएलए पद छोड़कर अगर ये बीजेपी में जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, तब भी कानून के अनुसार चल रहे हैं। अगर ये इस्तीफा ना देते एमएलए पद से और जाकर इसमें जुड़ जाते इसमें बीजेपी में, तब उस पर कानून के नियम लागू होते, तब वो कानून के खिलाफ जाता, तब उस पर कार्रवाई हो सकती थी, उसका एमएलए पद चला जाता। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, सिंधिया, सिंधिया देखा है ना, नाम सुना है? ज्योतिरा रोतिरा, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम है। पहले मान लिया कांग्रेस का नेता था वो, कांग्रेस में, अब वो आ गया बीजेपी में, यहां पर भी वो एमएलए था। अगर इस एमएलए पद पर इस्तीफा देके वो बीजेपी में आता ना, तो कानूनी कार्रवाई होती, एमएलए पद उसका छीन लिया जाता। उसने क्या किया, पहले एमएलए पद से इस्तीफा दिया, जब इस्तीफा दे दिया तो वहां जहां जिस क्षेत्र से वो था एमएलए, वहां की सीट खाली हो गई, फिर वो बीजेपी में आया, फिर चुनाव लड़ा, फिर दोबारा एमएलए बना। इस कंडीशन में भी वहां का जो दल बदल कानून है वो भी, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो भी उसके अनुसार है। फिर खिलाफ किसके है, वो खिलाफ सिर्फ उसी के ही है कि तुम एमएलए हो बीजेपी में या कोई सी पार्टी में, और तुम बिना इस्तीफा दिए कांग्रेस में जाके मिल रहे हो और 2/3 लोगों के साथ नहीं जा रहे हो, सिर्फ अकेले दुकेले जा रहे हो, तो आपको कानून के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपका कानूनी कार्रवाई होगी और आपका जो एमएलए पद है, एमएलसी पद है, ये एमपी पद है, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप बताओ तो, है इन तीनों चीजों से, जो मैंने 3 नियम बताए इनसे ले गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये आपको साफ है ना कि गठबंधन अलग चीज है, गठबंधन अलग है और दल बदल अलग है। गठबंधन में जो किसी पार्टी के जो नेता होते हैं ना, जैसे मान लिया कांग्रेस और बीजेपी के हैं, इनका गठबंधन हुआ है, तो बीजेपी के जो सांसद हैं या एमएलए हैं वो बीजेपी के ही रहेंगे, कांग्रेस के उन्होंने पार्टी नहीं बदली, वो बस एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ से अलग है, दल बदल कानून से अलग है ये चीज़ें। या अगर तुम्हें दल बदलना है तो वहाँ से इस्तीफा दो, तब यहाँ जाके इसको ज्वाइन करो, ये भी ठीक है। ऐसे गलत क्या है, गलत ये है कि यहाँ के तुम सदस्य हो बीजेपी के और तुम बिना इस्तीफा दिए कांग्रेस में जा रहे हो और 2/3 बहुमत के साथ नहीं जा रहे हो, 2/3 सदस्यों को लेके नहीं जा रहे हो, उससे कम जा रहे हो, 1-2 लोग 10-20 लोग ही जा रहे हो, तो वो कार्रवाई होगी आप पे। ये चीज़ समझना आपको, ठीक है। इस चीज़ में क्या फ़र्क है आपको ये देखना है। चलें आगे। तो क्वेश्चन मेरा ये था भाई कि मान लिया एक है पार्टी बीजेपी, एक है पार्टी बीजेपी, एक है कांग्रेस और एक है हमारी कौन सी थी, बीएसपी। यहां किसी ना किसी की सरकार चल रही है, या सरकार चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है, ठीक है। तो कांग्रेस का एक एमएलए एमएलसी यहां से छोड़कर यहां पहुंच गया बीजेपी में, तो मुझे बताइए कि क्या बिना इस्तीफा दिए पहुंचा है, क्या उस पर ये 10वीं अनुसूची जो है उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली अनुसूची जो हमारी है 11वीं।
11वीं अनुसूची में क्या है भाई? पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज को लेके कानून। इसमें विषय हैं हमारे कितने? 29 विषय हैं। कौन संविधान संशोधन से जोड़ी गई है हमारी? संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन था। तिहत्तरवां संविधान संशोधन था हमारा। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इससे हमारी ये चीजें जोड़ी गई। 3 चीजें याद रखनी। पहली बात तो 11वीं सूची किसको लेके? पंचायती को लेके, पंचायत की शक्ति और जिम्मेदारियों को लेके है। तो ठीक है, कितने विषय हैं? 29। और कौन संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1993। ये क्या था? 1973 से पहले, 1993 से सॉरी पहले, या जब तक 11वीं अनुसूची नहीं थी तब तक हमारी सरकार के 2 स्तर थे। कौन कौन से स्तर थे? एक केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र में हमारे जो जीत का भी एमपी, और यहां से जो एमएलए या एमएलसी। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि हम वोट देते हैं, एमएलए को भी देते हैं, जो हमारे लोकसभा के उसके सॉरी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहां से हमारे सीएम बन के आते हैं। हम केंद्र को वोट देते हैं, एमपी, जिसके चुनाव फिलहाल चल रहे हैं, यहां से हमारे सांसद जीत के आते हैं। और जो हमारी सांसद की सीट है हमारी मेरठ हापुड़ जो लोकसभा है, यहाँ से, तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं हमारे बीजेपी के भी हैं, हमारे कांग्रेस के भी हैं, और हमारे इसके सपा के भी साथ हैं, गठबंधन इन दोनों का, और हमारे बीएसपी के भी हैं। सबके प्रत्याशी खड़े हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं। तो जिसमें से कौन सा कैंडिडेट जीतेगा वो क्या बनेगा? एमपी बनेगा। तो 2 स्तर हुए सिर्फ, एमपी और एमएलए वाले। क्या जो हमारे खड़े हैं यहां से, जैसे एग्जांपल के तौर पर लूं, बीजेपी के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अरुण गोविल जी हैं। आप अगर इस क्षेत्र से हो, हापुड़ मेरठ के आसपास से, तो आप मुझे बात बताओ कि क्या आपने और आज से पहले अरुण गोविल की शिकल सूरत कहीं देखी थी? सिर्फ रामायण को छोड़ के। ये राम है जो रामायण में राम बने थे, राम जी हैं। क्या है? राम। रामायण के बाद ये हमको अभी तक दिखाई नहीं दिए है। जबकि जनता की वोट जनता के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए, हमारा अधिकार हमारे अपने लिए, हमारे देश के लिए होता है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे कौन है? कार्य करने के लिए हमारे जिम्मेदार हैं। ये हमारा काम करेंगे, हम इनका काम नहीं करेंगे, ये हमारा काम करेंगे। इस चीज़ को आप समझो। पढ़े लिखे नागरिक, एक अच्छे नागरिक की पहचान ये है कि उस हर व्यक्ति को एहसास दिखाओ, एहसास दिलाओ जो जिस काम के लिए बना है। ये हमसे वोट मांगने के लिए बने हैं, हमारे लिए काम करने के लिए बने हैं, तो इन्हें ये एहसास होना चाहिए। और ये एहसास इन्हें सिर्फ और सिर्फ कब होता है? चुनाव के 1 महीना के अंदर अंदर, जब चुनाव होते हैं। जीत हार के बाद कोई कहीं नहीं जाता, ना कहीं आता है। अब माहौल ये चला चुका है, जब से बीजेपी सरकार आई है, जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो किसी से वोट मांगने के लिए रेडी नहीं है, वो किसी से हाथ जोड़ने के लिए, पैर पकड़ने के लिए। देखा आपने कोई? नहीं। लेकिन हम छोटे थे, हमने खूब देखा है, लोग पैर पकड़ के जाते थे। सांसद ही बता रहा हूँ, एमएलए एमएलसी छोड़ो, ये तो फिर भी हमारे क्षेत्र में घूमते मिलते मिल जाते हैं, लोकल के होते हैं। एमपी एमएलए पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमें पता भी नहीं है। जैसे अरुण गोविल जी मुंबई रहते हैं, हम तो आज तक मुंबई नहीं गए, रास्ता भी नहीं पता, क्या बात करेंगे इनसे। लेकिन काम इनका क्या है? हमारे पैर पकड़ना, या हमारा काम है इनके पैर पकड़ना? भाई इनका काम है हमारे पैर पकड़ना, भाई समझ रहे हो। लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है। तो इस चीज़ को समझ लो पहले तो। जिसका जिम्मेदार काम का कोई जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो उसे जिम्मेदारी का उसको एहसास दिलाओ। तो हमारे जो नेता हैं अरुण गोविल जी, ये अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जीतने के बाद क्या हमें दिखाई देंगे? नहीं देंगे।
क्या हमारे ये जो यहाँ से MLC या MLA हैं ये हमें दिखाई देंगे? नहीं देंगे। हमारे यहाँ जो पिठोड़ विधानसभा लगती है, यहाँ से हमारे शाहिद मंजूर जी हैं इस टाइम जो विधायक हैं, हम नहीं देखा उन्हें कहीं भी। ये हम उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम फिर भी अंदर बाहर रहते हैं, हम नहीं मिल सकते तो गांव का मजदूर या अनपढ़ या किसान कैसे मिल लेगा इनसे, मुझे बताइए। तो सरकार को या संसद को ये लगा यार कहीं ना कहीं ये हमारी जो बात है, ये हमारे नेता हैं, ये हमारी ये नीतियां हैं, ये हमारी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रही, गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उन्होंने फिर संविधान में संशोधन किया, 73वां और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायती राज की हमारी व्यवस्था करी। उसमें इस 2 स्तर सरकार को हमने 3 स्तर का बना दिया, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट कर दिया। और तीसरा वो जो हमारी जो CD बनाई वो स्थानीय सरकार बनाई, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, इस लोकल गवर्नमेंट में 2 तरह की सरकारें हैं। इसमें 2 तरह की सरकारें हैं। एक तो ग्राम लेवल पर है, पंचायत बोलते हैं, ग्राम पंचायत, या एक नगर पंचायत। ये हमारी किस स्तर की सरकार है? ये हमारे है ग्राम की, गांव के स्तर पर काम करती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच या पंच होता है, सरपंच या पंच। ये नगर पालिका हमारी शहर के लिए बनाई है। इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया हमारा पार्षद होता है, जो हर गली में होता है। गली नंबर 16 का पार्षद अंकुर, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। गली नंबर 17 का मधु, ये ऐसे, ये एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे, आपने खूब देखे होंगे। तो इस तीसरे पिलर को आके या तीसरी बॉडी को आकर हमारा 3 टायर बॉडी होगी हमारी, जो संविधान में जो सरकार के स्तर है वो 3 हो गए। तीसरा जो हमारे स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम 2 भागों में, पंचायत गांव के लिए और नगर पालिका हमारी होती है इसके लिए, शहर के लिए, ठीक है। तो इससे हमारा कहीं ना कहीं ये लोग आते हैं, सरपंच और पार्षद, ये हमें सुबह शाम मिलते रहते हैं। हम घूमने गए, ये मिल गए, कहीं दावत में जा रहे हैं, ये मिल गए, कहीं डॉक्टर के जा रहे हैं, ये टकरा गए। कितने विषय बताए थे मैंने इन्हें? इनके पास है भैया हमारे 29 विषय। 29 विषय कौन देगा? 29 विषय देंगे हमारे कौन? राज्य सरकार। और ये स्थानीय स्वशासन की पूरी रेख देख, पूरी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी राज्य सरकार की है या स्टेट गवर्नमेंट की है पूरी। ये लोकल जो गवर्नमेंट हमारी है, जिसमें पंचायत राज आता है और नगर पालिका आती है, इसके जिम्मेदार हमारी पूरी की पूरी राज्य सरकार है। राज्य सरकार का दायित्व है इसके हर एक विषय को लेकर, कौन सा विषय इसको देना है, कौन सा अपने पास रखना है। तो आप बताओ मुझे कौन सा विषय देगी इन्हें? बेकार वाले विषय देगी। जैसे इसे दे दिया हमारा साफ सफाई का, सड़क नाली का दे दिया, तार खंबे दे दिए, नल दे दिए, ये ऐसी चीज देती हैं। राज्य सरकार के विषय वही है, लगभग 61 विषय। 61 में से 29 विषय इसे दे दिए हैं। 61 में से 29 विषय दे दिए ऐसे ऐसे बेकार। जो हमारे गाड़ी घूमती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये इनकी जिम्मेदारी है भैया। ये जो ये व्यवस्था है हमारी पंचायती राज वाली, लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। वो किसने भेजे हैं? किसने दिए हैं? ये राज्य सरकार ने दिए हैं हमारे। तो ये जो विषय दिए हैं हमारे कूड़े कचरे वाले, हमारे राज्य सरकार ने दिए हैं। किसे? पंचायती को। और उनके अनुसार ये काम कर रहे हैं। हमारी जो नाली वाली की बात करते हैं, सड़क खरंजे की बात करते हैं, हम इन्हीं के पास तो जाते हैं। अगर तुम शहर में रहते हो, कहीं हापुड़ मेरठ रहते हो, कहीं और रहते हो, तो हम पार्षद के पास जाते हैं, जो हर गली का अलग अलग होता है। वरना MP को MLA को हमसे बात हो रही है, कैसे हमारा स्वशासन चलेगा, कैसे हमारा शासन हो पाएगा, कैसे जब हम लोगों की बात उनके बीच नहीं जाएंगे तो कौन सुनेगा, या कैसे इस देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है पूरी तरह से संपूर्ण रूप से लागू हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ऐसे। इसलिए सरकार को ऐसा लगा कि यार जब लोगों के हित के लिए कोई कल्याण या लोक विकास के लिए कोई हमारा कोई ऐसा पद या ऐसी नियुक्ति या ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो उनके बीच में रह के काम करे, तब तक हमें क्या व्यवस्था पता लगेगी, क्या 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 चल रहा है हमारे देश में, गरीब मजदूर का क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्या उनकी डिमांड है, क्या कुछ है। ये बात थी,
ठीक है। अब बात करते हैं भैया कौन सी, 11 के बाद 12वीं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची पढ़ तो लिया तुमने, कौन सी, नगर पालिका वाली तो है वो 12वीं की में तो जोड़ी है वो, नगर पालिका। कौन संविधान संशोधन हुआ, इसमें हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 में ही हुआ ये भी, ठीक है। विषय कितने हैं इसमें, विषय हैं भैया हमारे 18। राज्य सरकार ने हमारे 61 विषय हैं इसके पास, जैसे मान लीजिए, तो 29 विषय दे दिए हमारे ग्राम पंचायत के लिए और 18 विषय दे दिए इसमें से हमने नगर पालिका के लिए। ये किसकी जिम्मेदारी थी हमारी बांटने की, ये हमारी राज्य सरकार की थी, ठीक है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से कि वो नगर पंचायत को भी और नगर पालिका को भी पूरी तरह से उनका काम काज सब तरीके से सब प्रशासन शासन चलाने का शक्ति प्रदान करती है। तो 12 अनुसूची हमारी पूरी हो चुकी है। इससे कौन आता है, हमारा पार्षद जो आता है वो इसी से आता है, ठीक है। तो 12 अनुसूची आपकी हो चुकी हैं और आशा करता हूँ यार आपको पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको पता लग जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। 9वीं के मैंने बताया सही डीपली क्या था, 10वीं 11वीं 12वीं इसमें हुई है दल बदल, 10वीं में दल बदल 10वीं, ठीक है। 11 और 12वां नगर, पहले गांव आते हैं ना, गांव से मिलकर शहर बनते हैं, तो पहले गांव आएंगे फिर शहर आएंगे, 73 74 सीक्वेंस में है, तो साल एक ही है इन दोनों का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो संविधान संशोधन में साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ ना, अब तक लगभग 10-12 संविधान संशोधन मैंने पढ़ा दिए होंगे। जैसे पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, बताई थी ना आपको ये चीज़ें। 21वें में कुछ चीज़ें मैंने बताई थी जो भाषाएं जोड़ी थी, 71वां 92वां 91वां 52 संविधान संशोधन, 74 75 ये संविधान संशोधन। तो इनके मैंने बताया था इनसे क्या क्या चीज़ जुड़ी है। पहले से 9वीं अनुसूची जुड़ी है, 21वीं में भाषा जुड़ी है, 71वीं से भाषा जुड़ी है 3, 92वीं से भाषा जुड़ी है 4, 91वें संविधान संशोधन से क्या हुआ है पता है ना, कि जो 2/3 वाली बहुमत है उसके साथ अगर लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो कानून को कार्रवाई नहीं होगी, वरना होगी। 52वें दल बदल के जो कानून है, या 8वीं जो बोल लीजिए आप 10वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन से। 74वें से हमारी जोड़ी गई है अनुसूची 11वीं, 75वें से हमारी अनुसूची जोड़ी गई है 12वीं। तो ये कुछ संविधान संशोधन है, इन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही धीरे धीरे इनको कवर कर लेंगे। कुछ आर्टिकल हैं, जैसे मैंने आर्टिकल बताए आपको, कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं आज हमने, ये लास्ट क्लास में पढ़े हैं। 13 का जो सब क्लोज ए पढ़ा है, 13 का नहीं सॉरी 31 का, 32 का सब क्लोज बी पढ़ा है, 368 का 4th, 368 का 5, ये सब क्लोज हमने क्लासों में पढ़े हुए हैं। इमरजेंसी को लेके पढ़े हुए हैं तीनों, 352 356 360 ये अनुच्छेद पढ़े हुए हैं हमने। तो इन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमने डीपली पढ़नी है, पूरी तरीके से पढ़ ली है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम क्लास में साथ के साथ लेके चल रहे हैं। और अब जो पॉलिटी चल रही है ना, अब ये इंटरेस्टिंग चल रही है, क्योंकि इसमें हम करंट की चीज़ें रिलेट करते चलेंगे। अब ये अनुसूची खत्म होगी हमारी, इसके बाद क्या बचता है हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारा आएंगे संविधान के भाग, संविधान के भाग। संविधान के भाग हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे 22 भाग हैं, ठीक है। तो 22 भाग में पहले हम पढ़ेंगे भाग पहला, पहली वीडियो होगी जो हमारी पार्ट फर्स्ट होगी। पार्ट फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से 4 तक सबके बारे में जानेंगे। एक क्या है, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 4 ऐसे बोलेंगे। अगर इनके सब क्लोज होंगे वो पढ़ेंगे। फिर हम भाग 2 पे आएंगे। भाग 2 क्या बोलता है हमारा, नागरिकता बोलता है, तो नागरिकता में 5 से 11 आएंगे।
भाग अनुच्छेद 5 से 11, 5 किसको होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर भाग 3 पढ़ेंगे हम, जो बहुत ज़रूरी है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार आएंगे। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से होंगे, 12 से 35 होंगे। तो 12 क्या है, 13, सब पढ़ेंगे, सब क्लोज पढ़ेंगे। तो इस तरीके से फिर हम पढ़ेंगे, और जब भाग 22 तक पहुँच जाएंगे हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और एक वीडियो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी कराऊंगा जो हम क्वेश्चंस के उससे कराएंगे, कि हमारे क्वेश्चन रिलेटेड कराएंगे, कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं थ्योरी कराऊं, और उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, प्रीवियस ईयर हो, और अगर कहीं संसद का जिक्र आए उस क्वेश्चन में, तो संसद को मैं वहीं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, या इससे लिखित मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। तो एक क्लास ऐसी होगी, क्योंकि अगर किसी को डीप पढ़ना है तो भैया सारी क्लास देख लीजिए, मेरी 50-60 क्लास होने वाली है। और अगर किसी को पहले से आती है, रिवाइज करना है, तो उसके लिए मैंने बताई है क्वेश्चन सीरीज चलेगी, और एक चीज़ ऐसी चलेगी जिसको हम बोलते हैं कि मान लो हमारे पॉलिटी में 20 टॉपिक हैं, तो 5-5 करके हम 4 वीडियो ले आएंगे। उन 5 टॉपिक में से उनके क्वेश्चन भी होंगे, और उनसे रिलेटेड हम सारी बातें भी कर लेंगे, वहाँ पोस्टमार्टम टाइप भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पॉलिटी को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और भाग 3 या भाग 4 तक जाओगे ना, तभी आपको पता लगेगा कि पॉलिटी का अधिकांश भाग यहीं तक होता है बस। उसके बाद जो बचती हैं वो मुख्य बातें हैं, वो हम वैसे भी पढ़ लेते हैं, कहीं भी वैसे पढ़ लेते हैं, उनमें कुछ समझने की ज़्यादा बात नहीं है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीबीआई, ये सब चीज़ें, ये तथ्य में ज़्यादा में समझने की बात ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाग 2, 3, 4 और 5वां, ये बहुत जरूरी भाग है, ये जरूरी पढ़ने हैं। ठीक है, और इनमें ही ये अधिकार हमें पढ़ने हैं, अपने मौलिक अधिकार भी आता है ना भाग 3 में, तो ये हमारे लिए इतने भी जरूरी हैं, क्योंकि हमें इन्हें अपने बारे में पढ़ना है कि यार हमारा कुछ केस हो जाए किसी से, या हमारे लिए सरकार हमारे खिलाफ कुछ करे, तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, या क्या हमारी पावर है, तो हमें ये पढ़ने इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।